बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन एक्चुअली होता क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन जो है एक ऐसा टूल यानी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, हर काम करने के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए हम मोस्टली जो है वो बहुत सी इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स यूज़ करते हैं। जैसे फार्मर अपने टूल्स यूज़ करते हैं और हम लोग कोई मतलब सिर्फ सब्ज़ी वगैरह कट करने के लिए हम जो है वो नाइफ़ का इस्तेमाल करते हैं और खाने के लिए हम स्पून का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली ये हमारे टूल्स हैं ना, नाइफ़ हो गया और ट्रैक्टर वगैरह जो भी वो फार्मर्स यूज़ करते हैं। और इसी तरह मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को भी सॉल्व करने के कुछ टूल्स हैं। उन टूल्स यानी इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शंस कहते हैं। ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या मैं कह रही हूँ ना कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो टूल इस्तेमाल करते हैं वही हमारे पास क्या होता है? मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है। ठीक है। अब आप कहते होंगे कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक्चुअली कोई भी फार्मूला। अब आप कहते हैं ना कि अगर कोई आपके पास कोई क्वेश्चन हो और आप कहते हैं यार फलां फार्मूला लगाओ, उससे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। भाई वो फार्मूला है क्या? वही फार्मूला आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है। अब वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वो फार्मूला जो है हमारे पास क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे जल्दी जल्दी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका सम करके बताओ क्या आता है। अब आप जो है क्या करोगे? 1 + 2 + 3 + 4 यूँ तो नहीं करने लग जाओगे ना। आप क्या करोगे? आपके पास एक फार्मूला होगा, आपके माइंड में एक फार्मूला आएगा। भाई कोई तो एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए जिसमें मैं जल्दी से वो नंबर पुट करूँ कि मुझे कितनी तादाद चाहिए, तो मैं उस जल्दी से उनके टोटल उनका सम निकाल लूँ। तो वो जो आप किसी फार्मूला का सहारा लेने जा रहे हो वो एक्चुअली क्या है? वही मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है। वही आपका क्या है? टूल है। तो आप क्या करोगे? अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो नेचुरल नंबर का मैं सम कहती हूँ आपको, तो नेचुरल नंबर का सम में मैं कहूँगी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है n × n+1/2। ठीक है। ये क्या है? मेरे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट से मैं क्या करती हूँ? फर्स्ट 100, फर्स्ट 50, 1000 जितने मर्जी मैं चाहूँ मैं नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकती हूँ। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि मैं 50 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का जो है सम वो कितना होगा? वो 50 × 50 + 1/2। ठीक है। ये मेरे पास क्या है? अगर मैं इसको कैलकुलेट मीन्स के सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 50 × 51/2 आ जाएगा। तो 2 से ये काट दें 25। अगर आप 25 × 51 करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वही होगा हमारे पास फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम होगा। ठीक हो गया। ये हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या चीज़ है? इंडक्शन से आप खुद सोचें कि इंडक्शन अपने नाम से ही श्योर है कि अगर हमारे पास, आपने पढ़ा होगा इंडक्शन और डिडक्शन के बारे में। अब पहले ये बताती जाऊँ कि डिडक्शन क्या होता है। डिडक्शन हमारे पास एक्चुअली, डिडक्शन में हमारे पास अगर कोई जनरल केस हो, और उससे हम लोग क्या बनाते हैं? स्पेसिफिक केस बनाते हैं। जनरल केस से हम लोग जनरल केस को लेके आते हैं और उससे हम लोग स्पेसिफिक केस तक चले जाते हैं। और अगर हमारे पास इंडक्शन की बात की जाए तो इंडक्शन जो है डिडक्शन से थोड़ा बल्कि बिल्कुल ही उल्टा है। इंडक्शन में हम क्या करते हैं? हम स्पेसिफिक केसेस से हम जनरल केस की तरफ जाते हैं। ठीक है। हमारे पास इंडक्शन का क्या मतलब हुआ? इंडक्शन का क्या मतलब है? हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक केसेस से हम जनरल केस की तरफ जाते हैं। स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर केस से हम क्या करते हैं? जनरल केस की तरफ चले जाते हैं। मतलब अगर मैं आपको कहूँ, मिसाल दूँ डिडक्शन की और इंडक्शन की, अगर ये मैं कहूँ कि तमाम जितने भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो क्या है? तमाम ह्यूमंस जो हैं वो खाना खाते हैं। ठीक है। सब ह्यूमंस खाने खाते हैं ना। ये हमारे पास क्या है? जनरल केस है। ठीक है। अब जनरल केस है, इससे मैंने स्पेसिफिक पे जाना है, तो स्पेसिफिक केस में कैसे जाऊंगी? मैं अगर कहूँगी कि तमाम ह्यूमंस जो है वो खाना खाते हैं तो मैं कहूँगी कि असलम जो है वो भी एक ह्यूमन है। ठीक है। मैं कहूँगी कि अरीबा जो है वो भी एक ह्यूमन है। ठीक है। इस तरह
जितने भी ह्यूमंस हैं ना, अगर वो ह्यूमंस हैं तो हमें क्या पता है कि अगर वो इंसान हैं तो वो खाना खाते होंगे। तो अब वो पहले जो मेरे पास जनरल स्टेटमेंट थी कि तमाम ह्यूमंस जो है वो खाना खाते हैं, तो अब मैंने इनमें से दो स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर केस उठाया, अरीबा और असलम को उठाया। तो वो दोनों क्या है, अगर मैंने कहा कि वो ह्यूमंस हैं, इसका मतलब है कि वो खाना खाते हैं। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने जनरल केस से हम स्पेसिफिक केस की तरफ आए हैं। अगर मेरे पास अब मैं इंडक्शन, ये हमारे पास डिडक्शन था, ठीक है। जनरल केस से हम अगर स्पेसिफिक केस में आए तो हमारे पास वो डिडक्शन होती है। लेकिन इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन हम स्पेसिफिक केस से जनरल केस की तरफ जाते हैं। अब स्पेसिफिक केस में क्या, अगर मैं कहूँ कि भाई स्पेसिफिक केस में ले लेती हूँ कि अरीबा जो है वो क्या कहते, अरीबा एक ह्यूमन है, ठीक है। अगर वो ह्यूमन है तो फिर मैं कहती हूँ कि अरीबा जो है वो खाना खाती है। अरीबा ह्यूमन भी है, अरीबा खाना भी खाती है। तो मैं बस इसका जनरल केस की तरफ आऊँ तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी ह्यूमन हैं, अगर मैं अरीबा भी कहती हूँ, अरीबा ह्यूमन है और असलम भी ह्यूमन है, ठीक है। और अरीबा खाना खाती है, असलम भी खाना खाता है, ठीक है। तो अगर फिर इन दोनों स्पेसिफिक केसेस से मैं क्या बना रही हूँ, जनरल केस की तरफ जाना है, तो इन दोनों के रिजल्ट से क्या पता चलता है कि वे तमाम ह्यूमंस जो हैं वो खाना खाते हैं। सिमिलरली अगर मैथमेटिकल इंडक्शन की बात की जाए तो मैथमेटिकल, ये तो हमारे पास हुई ना जनरल केस में, इनके अपने डेली लाइफ की रूटीन में मैंने आपको एक एग्जांपल दी। अगर मैं मैथमेटिकल में जाऊँ तो मैथमेटिकल में क्या होगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको हम बहुत सारे स्पेसिफिक केसेस में, अगर हमें जो है कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन हो, जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट नेचुरल नंबर्स का बताया, अगर हमें एक कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ हो, ठीक है, और हमने क्या करना है, उसको हम बहुत सारे स्पेसिफिक केस में, स्पेसिफिक केस से हम क्या करें, यानी कोई जनरल केस के लिए उसे ट्रू कर दें, तब हमारे पास जो है वो क्या होगी, मैथमेटिकल इंडक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए आप, प्रिंसिपल क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन का, बहुत इजी है, जस्ट 3 स्टेप्स हैं, वो आपने याद रखने हैं। आप सारी क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन के कर सकते हो, ठीक हो गया। अब वो 3 केसेस में यहाँ पे राइट करती हूँ। अब हम जा रहे हैं अपने मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। अब है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब अगर हमें कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन हो, हमसे कुछ मीन्स हमें क्वेश्चन दिया हुआ हो, ठीक है, वो जो क्वेश्चन हमें गिवन होगा वो एक्चुअली मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही होगी, ठीक है। अगर उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को उन्होंने कहा हो कि आप मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको क्या करें, प्रूव करें, तो हमारे पास जो है वो क्या होंगे, 3 मेथड्स होंगे। 3 मेथड, सबसे पहले उस स्टेटमेंट को हम एस ऑफ एन, पी ऑफ एन, कुछ भी कोई नाम दे देंगे, ठीक है, अगर उसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एस एन, मतलब ये मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है उसके लिए उसने एस एन यूज़ किया, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन, यहाँ पे नेचुरल नंबर एन इन्वॉल्व हो। तो उसके हमारे पास 3 स्टेप, सबसे पहला क्या होगा, एस ऑफ वन करना होगा। हमने देखना होगा कि वो जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वो 1 के लिए ट्रू है, एस ऑफ 1 के लिए ट्रू है। उसको ट्रू प्रूव करने के लिए हम लोग जो है फिर उसको किस टर्म के लिए प्रूव करेंगे, कोई से रैंडम किस टर्म के लिए प्रूव कर लेंगे। जब उस किस टर्म्स को लिए हम प्रूव करने जा रहे होंगे तो हम कहेंगे अगर एस ऑफ के जो है वो ट्रूथ ऑफ एस ऑफ के इम्प्लाइज, ये क्या बताएगा कि ट्रूथ ऑफ एस ऑफ के प्लस 1, कि अगर हम लोग पहले एस ऑफ के के लिए देखेंगे, एस ऑफ के से हम एस ऑफ के प्लस 1 पे जाएंगे। जब एस ऑफ के प्लस 1 हमारा प्रूव हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो है एस ऑफ के भी ट्रू है, ठीक है। इसके लिए भी हमने जो वैल्यू पुट की है या फिर जो आंसर निकाला है, इसके लिए भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं। इसकी मैं अगर आप लोगों को एक आसान एग्जांपल दूं तो ये होगा, आपने अपने कबर्ड में, ठीक है, कबर्ड में क्या किया हुआ है, अपनी यूं बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है, बुक्स को यूं रखा हुआ है, यानी जो अगर फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी में आपने शेल्फ देखी होंगी, ठीक है, शेल्फ में आप कैसे बुक्स पड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल तरतीब से यूं बुक्स पड़ी होती हैं। आप क्या करते हो, उसमें एक बुक को, बल्कि सारी बुक्स जो हैं वो यूं आपस में जुड़ी पड़ी होती हैं, यूं, ठीक है, यूं पड़ी हुई होती हैं सारी बुक्स, ठीक है। और अब आप क्या करते हो, उनमें से किसी एक को यूं फ्लिप कर देते हो, ठीक है, एक को धक्का दे देते हो। तो अगर आप एक को धक्का दोगे, ये एक गिर जाएगी, दूसरी गिरेगी, फिर तीसरी गिरेगी, चौथी गिरेगी, 5वीं गिरेगी। सबसे पहले क्या होगा, आपने जो धक्का दिया है, आपके फ्लिप करने से पहली बुक गिर जाएगी,
पहली जो है वो दूसरी को धक्का देगी, दूसरी गिर जाएगी, तीसरी गिर जाएगी, चौथी गिर जाएगी। इस तरह जो है अगर आप ये देखो कि आपने अगर जो पहले वाली को धक्का दिया है, आपने इसको इंश्योर करना है कि क्या हमारे धक्का देने से, फ्लिक करने से पहली जो है वो गिर गई है या नहीं। अगर पहली गिर गई है इसका क्या मतलब है, ज़रूर अगर पहली गिरी है तो उसने बाकियों को भी गिराया होगा। ठीक है, आपने फिर जब बाकियों पे जाना है तो कोई भी रैंडमली कोई एक और बुक देखनी है कि वो गिरी है काफ़ी तादाद के बाद। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है यूँ बुक्स पड़ी हुई हैं, यूँ, ठीक है, आपके पास जो है यूँ बुक्स पड़ी हुई हैं। आपने क्या किया, इसको जो है फ्लिक किया, इसको धक्का दिया, ये गिरी, फिर ये गिरी। उसके बाद जो है आगे काफ़ी ज़्यादा बुक्स पड़ी हुई थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बुक्स पड़ी होने के बाद जो है आपने क्या किया, आपने कोई भी एक रैंडमली यहाँ पे जो पड़ी हुई बुक थी आपने उसको देखा। जब आपने उसको देखा कि ये गिरी हुई है या नहीं, इसके गिरने से आपने इसको किस टर्म मान लेना है। ठीक है, आपने इसको क्या मान लिया, इसको आपने फर्स्ट टर्म माना, इसको क्या माना, आपने फर्स्ट टर्म माना, और इसको आपने जो रैंडमली कोई एक और बुक देखी थी कि वो गिरी हुई है या नहीं, इसको आपने केस टर्म मान लिया। जब आपने इसको केस टर्म मान लिया, फिर अगर जाहिर सी बात है ये आपकी केस टर्म वाली बुक गिरी हुई है तो इससे जो नेक्स्ट बुक होगी वो भी गिरी हुई होगी। तो इसका क्या मतलब है, आपने k+1 की तरफ फिर ध्यान देना। k+1, अगर आपने k को छोड़ के k+1 की तरफ देखना है, k+1 को प्रूव करें कि अगर k+1 गिरी हुई है बुक तो इसका क्या मतलब है k भी मस्ट गिरी हुई होगी। ठीक है, और k+1 से पीछे जितनी भी बुक्स होंगी वो 1 से लेकर k+1 तक सारी की सारी गिरी हुई हैं। ठीक हो गया, तो ये एग्जांपल इसको यूज़ करते हुए, इसको माइंड में रखते हुए अगर हम लोग अपना ये मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल अप्लाई करें तो ये भी यही कहता है कि हम लोगों ने, अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसमें हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है, उसकी फर्स्ट टर्म के लिए नेचुरल नंबर n=1 के लिए हम ये प्रूव करेंगे कि वो ट्रू है या नहीं। अगर वो ट्रू है तो ठीक। दूसरे केस पे जाते हैं। दूसरे केस में हम लोग ऐसा k के लिए, k जो है कोई भी रैंडम है, ठीक है, कोई भी एक रैंडम सी वैल्यू है, उसको हम लोगों ने, अगर जिस तरह यहाँ पे बुक्स की एग्जांपल ली थी उसमें से हमने कोई एक बुक रैंडम देखी थी, उस बुक रैंडम वाली जो बुक है उसको हमने k का नाम दिया था। तो सिमिलरली हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हुए जब हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें जो एस ऑफ के है, कोई भी एक रैंडम वैल्यू से हम उस स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि वो होल्ड हो रही है या नहीं। वो होल्ड कब होगी, जब उससे नेक्स्ट वाली यानी एस ऑफ k+1 वैल्यू पुट, n की वैल्यू जब k+1 पुट करेंगे, अगर वो होल्ड हो जाती है यानी वो ट्रू हो जाती है तो इसका क्या मतलब है कि एस ऑफ के वाली वैल्यू जो है वो भी ट्रू होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। लेट्स सी। अच्छा, अब ये हमने एक एग्जांपल ली है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन n इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। ये जो हमें गिवन है, इसको, इस जो गिवन वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसे हम एस ऑफ n का नाम दे देते हैं। ठीक है, एस ऑफ n ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये एस ऑफ n इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू सो ऑन n। ठीक है, n तक जा रहा है, इज इक्वल टू, ये क्या है, n इंटू n+1/2। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, हमने इसके वन वैल्यू n = 1 पुट करके इसको ट्रू प्रूव करना है। अगर ये ट्रू प्रूव हो जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस ऑफ 1 पुट करेंगे यानी n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे n है तो यहाँ पे 1 पुट करना, ऐसा नहीं है। एस ऑफ n यानी n = 1 का क्या मतलब है कि हमें सिर्फ एक टर्म के लिए प्रूव करें। तो यहाँ पे जस्ट 1 जो है, n 1 के इक्वल है तो जस्ट यहाँ पे 1 यूज़ होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टर्म यूज़ नहीं होंगी, क्योंकि हम जस्ट एक टर्म के लिए प्रूव करने जा रहे हैं। तो एस ऑफ 1 = 1, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। पहले इसका क्या देंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, वो 1 है। और इसका अगर राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में आप, ये राइट हैंड साइड आपके पास n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे, 1 इंटू 1 + 1/2। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2/2
2 हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। दैट मीन कि ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। ठीक हो गया। अब हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं। ये हमारे पास क्या था, केस 1 था, केस 1 था। और अब हमारे पास जो है वो क्या है, केस 2। केस 2 पे जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमने लेट किया, एज्यूम कर लेंगे कि एस ऑफ के के लिए हम क्या कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं यानी लेट कर लेते हैं कि एस ऑफ के जो है, एज्यूम कर लिया कि एस ऑफ के भी ट्रू। जिस तरह मैंने अभी आपको शेल्फ में पड़ी बुक्स की एग्जांपल दी थी, उसमें मैंने क्या कहा था कि हमने लेट किया कि एक कोई भी किस टर्म रैंडमली बुक देखी थी, अगर वो गिरी हुई होगी तो इसका क्या मतलब है, उससे नेक्स्ट बुक को देखेंगे, अगर वो गिरी हुई है तो इसका क्या मतलब है, k+1 के लिए हम प्रूव कर लेंगे। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो एस ऑफ के यानी वो किस टर्म वाली बुक है वो भी गिरी हुई ही होगी, इट्स ऑब्वियस। क्योंकि अगर देखें आपके पास 40 किताबें पड़ी हुई हैं, 40 में से आपके पास जो है वो 31 वाली जो है बुक, वो आपने फर्स्ट वाली को धक्का दिया था, ठीक है, और मतलब उसमें फोर्स लगाई थी यानी धक्का दिया था, वो सारी बुक्स गिर रही थी, 1 वाली गिर गई, इसका मतलब उसने 2 वाली को गिराया, 3 वाली को गिराया, 4 वाली को गिराया। तो आपने इनमें से कोई एक रैंडम बुक जो है 31 वाले नंबर देखा कि 31 वाली बुक देखिए गिरी हुई है या नहीं, ठीक है। आपने उसको प्रूव करने के लिए आपने सपोज किया कि ये गिरी हुई है, ठीक है, आपने सपोज किया कि वो गिरी हुई होगी, कब वो ट्रू होगा, अगर आपने एस ऑफ k+1 यानी उससे नेक्स्ट वाली बुक जो है 32 वाली को चेक किया। अगर आप 32 वाली को प्रूव कर लेते हो कि भी वो गिरी हुई है, उसके लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है, यानी वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो उसको क्या मतलब है, अगर 31 वाली गिरी हुई है तो 32 वाली गिरी हुई है, तो उसको क्या मतलब है, जो किस टर्म वाली हमने 31 वाली ली थी वो भी गिरी हुई होगी, ठीक है। तो सिमिलरली हम सपोज कर लेते हैं यानी अज्यूम कर लेते हैं एस ऑफ के जो है वो ट्रू है, ठीक है। हमने ये फर्ज कर लिया कि वो ट्रू है। अगर वो ट्रू है तो उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, इसमें एस ऑफ के पुट कर दें, एस ऑफ के इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस के इज इक्वल टू, यहाँ पे n है वहाँ की जगह हम क्या पुट कर देंगे, k इंटू k+1। अब ये हम किस टर्म के लिए देख रहे हैं, ठीक है, k+1/2। अब हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये तो हमारे पास जस्ट के टर्म है। अब हम क्या करेंगे, अब हम k+1 के लिए प्रूव करेंगे। अगर k+1 के लिए प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब है ये भी प्रूव हो गया। अगर k+1 होल्ड कर गया, ट्रू हो गया, तो इसका मतलब है एस ऑफ के के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, अब हम एस ऑफ k+1 लेते हैं। टू प्रूव हम लिखेंगे टू प्रूव एस ऑफ k+1, एस ऑफ k+1 के लिए प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए k+1 करेंगे तो क्या होगा, हम इसके लिए, ठीक है, यहाँ पे जहाँ भी k है, k की नेक्स्ट वाली टर्म हमारे पास k+1 होगी ना, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड बनती है वो क्या बनेगी, आप देखें 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे k के बाद अब जाहिर सी बात है, अगर मैं कहूँ कि 10 आपके पास जो है ऐसे नंबर्स हैं 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि पहले जो इस 12 को मैं क्या नाम दे देती हूँ, बल्कि यहाँ पे आपके पास डिजिट 10 है, ठीक है, मैं कहती हूँ कि 1 से 10 तक जो है मैं उसको k का नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब k+2 करूंगी तो इसका क्या मतलब है कि k के बाद जो 2 टर्म्स हो रहे हैं ना, मतलब k के बाद एक टर्म 11 और फिर उसके बाद दूसरी 12 होगी, राइट। सिमिलरली अगर हम k+1 कर रहे हैं तो ये k टर्म्स तो वैसे आएंगी, k के बाद एक और ऐड होगी तो वो क्या होगा, k+1, ठीक है, इज इक्वल टू अब यहाँ भी हमारे पास जो है यहाँ k है तो k की जगह हम क्या पुट करते जाएंगे, k+1 पुट करते जाएंगे, ठीक हो गया। तो आप करें इसमें k+1 पुट करें, k की जगह हम क्या पुट करेंगे, k+1 इंटू k+1 ओवर 2 इज इक्वल टू, अब देखें 1 से लेकर k तक, 1 से
लेकर k तक हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, k इंटू के प्लस 1/2 क्या थी। अब हमने ये चीज प्रूव करनी है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के अप टू सो ऑन k प्लस 1 इज इक्वल टू इसके बराबर है। ये क्या बनेगा, टोटल k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 के प्लस 1 इंटू के प्लस 2/2 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, 2 का नाम दे दें, जो मर्जी नाम दे दें, इसको 2 ही दे देते हैं, इसको 1 क्या नाम था। ठीक है, अब इसको 2 का नाम दे दिया, 2 को यूज करें। अब 1 से लेकर k तक आपके पास की ये इसके बराबर है, 1 से लेकर k तक वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, k इंटू के प्लस 1 के बराबर है। हम करेंगे k प्लस 1 k इंटू के प्लस 1/2। अब साथ ही क्या है, प्लस k प्लस 1। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, k प्लस 1 के लिए ये होल्ड हो गया, तो इसका मतलब है कि जो हमने अज्यूम किया था एस ऑफ k के लिए वो भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम एस ऑफ k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 2 और k इंटू के प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2k प्लस 2 हो जाएगा। अब मैं इसको नेक्स्ट यहाँ पे कर लेती हूँ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस k प्लस 2k प्लस 2 2k प्लस 2/2। ठीक हो गया। अब देखिए, आप k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस k क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3k हो जाएगा, k का स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2/2। अगर आप देखें, ये आपके पास एक क्या है, k का स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस तरह फैक्टराइज करते हैं ये तो आपको पहले ही पता है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टराइज करके राइट कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आएगा, यानी अगर हम लोग इसको ही रहने देते, इस फॉर्म में रहने देते, तो भी हम लोग अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास फिर से ये ऊपर वाला आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसी में से वो कॉमन ले लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता। अब हम करेंगे k कॉमन ले लिया इसमें से, यहाँ आता है k प्लस 1 प्लस 2 कॉमन, यहाँ पे k प्लस 1/2 आ गया। इसका क्या मतलब है, k प्लस 1 कॉमन, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/2। ठीक है, अगर आप गौर करें तो आपके पास जो है, ये हमने क्या किया था, ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चल रहे थे, ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड आपके पास ये पड़ी हुई है। तो अगर गौर करें तो ये k प्लस 1 इंटू के प्लस 2/2 है, और ये भी k प्लस 1 इंटू के प्लस 2/2 है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, वो इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने एस ऑफ k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करना किया है, और जब भी हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तब हमने कह दिया कि ये हमारे पास एस ऑफ के जो है वो भी ट्रू होगा। इसको लेट करके इसको प्रूव किया, जब ये प्रूव हो गया तो हमने कह दिया कि एस ऑफ के जो है वो भी ट्रू है। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास एक एग्जाम्पल मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज करके सॉल्व करने के लिए। तो एक और एग्जांपल भी लेते हैं, लेकिन आप लोगों को एक बात बताती जाऊँ कि अगर हमारे पास जो हम लोग फर्स्ट बेसिक स्टेप करते हैं ना एस ऑफ 1 वाला,
तो हमारे पास हमेशा ये 1 के लिए ही नहीं होता। SO1 का मतलब है कि हम पहली टर्म देख रहे हैं, ठीक है। SO1 का क्या मतलब है, हम पहली टर्म को देख रहे हैं। समटाइम्स हमें कंडीशन गिवन होती है। कंडीशन कैसी गिवन होती है, हमें कहा जाता है कि n ग्रेटर इक्वल हो 2 के, यानी n ग्रेटर इक्वल हो 4 के। तो इसका क्या मतलब है, जो हमें पहला जो नंबर है, पहला स्टेप है, उसमें SO1 की जगह हमें क्या रखना पड़ता है, n को 2 से स्टार्ट करना पड़ता है, n को 4 से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर वो जिस तरह की कंडीशन हमें गिवन हो उस हिसाब से हमने n को चूज करना होता है बेसिक स्टेप में, यानी फर्स्ट स्टेप में। ठीक हो गया। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, तो इससे आपके मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये एक और एग्जांपल लिए मैंने आपके सामने। देखिए, अब मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमें गिवन है, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बेसिक स्टेप में गौर करें तो वही बेसिक स्टेप में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या चूज़ करेंगे। जिस तरह हम लोग अभी कह रहे, मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा ही n की वैल्यू जो है वो 1 पुट नहीं करते। हमें अगर कंडीशन गिवन हो उस कंडीशन के हिसाब से हम n की वैल्यू को चूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं, जो हमने पहले एग्जाम्पल की है उसमें मैंने 1 + 2 + 3 + 4 किया था, तो उसमें तो साफ पता चल रहा था कि n की वैल्यू जो है वो हम 1 लेंगे, n को 1 चूज़ करेंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये वैल्यू ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो समझते हैं कि शायद हम इसकी फर्स्ट टर्म जो है 3 है, तो हमने s की फर्स्ट जो है n की वैल्यू वो 3 ही लेनी है। बल्कि ऐसा नहीं, अगर आपको कोई n की वैल्यू के लिए कोई कंडीशन गिवन हो, तो तब अगर जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि n ग्रेटर इक्वल 2 हो या n जो है वो ग्रेटर इक्वल 4 हो, इस तरह की कोई कंडीशन गिवन हो, तब आपने n की फर्स्ट वैल्यूज जो है वो फर्स्ट टर्म के लिए ये वाली वैल्यूज चूज करनी होती हैं। लेकिन अगर कंडीशन ऐसे गिवन ना हो तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हम उसकी फर्स्ट टर्म के लिए ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो n की वैल्यूज दी होती है ना, 2 और 4 समथिंग जो भी दी हुई हो, तो इसका भी मतलब यही है कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो 2 से स्टार्ट है, ठीक है, और इसकी फर्स्ट टर्म 4 से स्टार्ट है। सिमिलरली अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं गिवन, लेकिन यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 3 से स्टार्ट है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हमारे पास जो ये आंसर है वो क्या होगा, वो हम n की वैल्यू 3 लेंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन हमें गिवन नहीं, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म के लिए हम 1 ही पुट करेंगे। अगर 1 से ये ट्रू हो जाता है तो देखें आप, अगर हम n = 1 पुट करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पे पहले हम इसको सबसे पहले जो हमने करना है, जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, उसको हम s ऑफ n के इक्वल राइट कर लेंगे। इसके राइट करने का ये तरीका है कि केस 1 3 + 6 + 9 अप टू सो ऑन प्लस 3n इज इक्वल टू 3n × n + 1/2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, केस 1 में जाते हैं। केस 1 के लिए हम n को सिलेक्ट करते हैं। केस 1 में n की सिलेक्शन करेंगे, तो अब हमने n को क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हम n को 1 सिलेक्ट कर रहे हैं। जब हम n को 1 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, s ऑफ 1 हो जाएगा। s ऑफ 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है 3 प्लस जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो 3 है। इसका मतलब है s ऑफ n का मतलब ये नहीं कि हम n की बस 1 वैल्यू रखी, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। अब जो इसके बाद जो फर्स्ट टर्म थी s ऑफ 1 इज इक्वल टू वो 3 के इक्वल है। अगर हम लोग राइट हैंड साइड देखें, ये तो हमारे पास होगी ना लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं तो राइट हैंड साइड में आप देखें s ऑफ 1 पुट करें, n की जगह हम 1 पुट करते हैं, 3 × 1 + 1/2। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है, 3 × 1 + 1 इज 2/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमेशा हमारे पास अकेला क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 3 बच रहा है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, इक्वल है। तो क्या हुआ कि n = 1 के लिए हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो गई है। फर्स्ट केस खत्म हुआ। अब हम जाते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में वही तरीका कि हम लोग s ऑफ k के लिए एज्यूम कर लेंगे कि वो ट्रू है। ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो s ऑफ k के लिए ट्रू है, ठीक है। लेट किया कि s द गिवन स्टेटमेंट, यानी ये जो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है कि s ऑफ k इज ट्रू। लेट ये इसको s ऑफ n कहा है ना, कहते हैं कि लेट s ऑफ n इज ट्रू, ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k।
के लिए ये क्या है, ये ट्रू है। और के जो है वो क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन सा, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि के जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी इसे कहते हैं ना। तो कहते हैं कि के जो है हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये तो इसको सपोज किया है ना, अज्यूम किया है। तो अब हम क्या करेंगे, एस ऑफ के पुट करेंगे, मतलब हम इसको अपनी स्टेटमेंट में जहाँ भी एन है उसकी जगह के पुट कर देते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास 3 + 6 + 9 + so on + 3k इज इक्वल टू 3 इंटू, बल्कि 3 इंटू नहीं 3k इंटू k + 1 ओवर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर, कोई इक्वेशन का नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको 1 का नाम दे दिया, ठीक है। इसको किसी भी इक्वेशन के इक्वल पुट कर दूंगी। लेट्स सपोज मैंने इसको क्या नाम दे दिया है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगी, एस ऑफ के के बाद, एस ऑफ के को तो मैंने एज्यूम किया है कि वो एस ऑफ के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये तो एज्यूम किया ना। अब मैं क्या प्रूव करूंगी, मैंने एस ऑफ के + 1 के लिए प्रूव करना है। अगर वो मैं प्रूव कर लेती हूँ, वो ट्रू हो जाता है, तो इसका मतलब है तो के भी होल्ड कर जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब मैंने लिखना है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। नाउ द स्टेटमेंट इज ट्रू for n is equal to k + 1। अब k + 1 के लिए देखते हैं कि वो ट्रू है या नहीं। तो s इंटू k + 1 वो क्या होगा, s जहाँ पे अब 3k है ना, तो k जब नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो हम 3 इंटू k + 1 कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये 3k के बाद अब ये नहीं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, यहाँ पे k, यहाँ पे इनको k नजर आ रहा है तो यहीं पे k + 1 पुट कर देंगे, यूँ भी ठीक है। लेकिन आपको ये याद रहे कि इससे पिछली टर्म जो है वो 3k ही होगी, ठीक है। ये क्या होगा, 3 + 6 + 9 + so on + 3k। अच्छा है कि ये साथ ही लिख ली जाए ताकि मिस्टेक से बचा जा सके। 3 इंटू k + 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ भी k है, वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, k + 1 इंटू k + 1 + 1 ओवर 2, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड जो है, अगर इसको पहले से मैं यहाँ राइट कर दूँ, 3 इंटू k + 1 इंटू k + 1 + 1 इज k + 2/2, ठीक है। ये हमारे पास क्या खड़ी है, राइट हैंड साइड खड़ी है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं और देखते हैं क्या वो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है या नहीं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगी, मेरे पास यहाँ पे अगर आप 3k तक वैल्यू देखें, 3 + 6 + 9 अप टू 3k, तो वो किसके इक्वल है, अगर मैं 1 को यूज करूं तो वो इसके इक्वल है। तो मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं क्या राइट कर दूंगी, 3k इंटू k + 1/2, ठीक है। प्लस साथ ये वाली टर्म ऐसे एज इट इज आ जाएगी, 3 इंटू k + 1। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी, तो सिंप्लीफाई करने से मेरे पास क्या होगा, 2 इंटू 3k इंटू k + 1 प्लस यहाँ पे 2 3 से यहाँ पे आ जाएगा 6k + 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे नजर आई थिंक नहीं आ रहा, तो मैं क्या करती हूँ, कहाँ पे राइट करूँ, चलो यहाँ पे राइट कर देती हूँ। तो यहाँ पे नजर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 3k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर प्लस 3k, और यहाँ पे आएगा +6k + 6 + 6k + 6/2
2। ठीक हो गया। अगर आप इसको 3k प्लस 6k करें तो क्या आता है आपके पास 3 इंटू के का स्क्वायर प्लस 9k प्लस 6 बाय 2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। आपको पहले ही पता, अगर मैं यहाँ से करूँ, देखिए यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, k का स्क्वायर प्लस 9k, सॉरी नीचे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 3 को अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास आएगा k का स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2। ठीक है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी इजी हो जाएगी। अब k का स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करें, इसके जोड़ बनाए, कैसे बनते हैं 3/2 इंटू k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 2, ऐसे बनते हैं ना। क्योंकि अब मैं ये जोड़े तो आपको नहीं अभी बता रही, क्योंकि ये हम लोग इसके पहले भी लेक्चर चैनल पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा 3/2 इंटू, अब यहाँ पे देखें ये क्या बनता है, k कॉमन ले लें तो यहाँ पे बनेगा k प्लस 2 इंटू प्लस 1 k प्लस 2। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आएगा k प्लस 2 जो है, इसको कॉमन ले लो, और k प्लस 1। यहाँ पे चूंकि जगह कम है, इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट राइट कर देती हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा। अब 3/2 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 आ गया। तो ये मेरे पास ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, और ये राइट हैंड साइड है वो हम पहले ये निकाल चुके थे, ये वाली। ठीक है। ये क्या थी मेरे पास, ये राइट हैंड साइड। तो अब देखिए, अगर गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गए हैं। इसका क्या मतलब है कि ये ट्रू हो गया है फॉर k प्लस s इंटू k प्लस 1 के लिए भी। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए भी प्रूव है, s इज इक्वल टू k प्लस s इंटू k प्लस 1 के लिए अगर ये प्रूव हो गया तो इसका क्या मतलब है, जो हमने एज्यूम किया था s ऑफ k के लिए वो भी ट्रू है। ठीक हो गया। यही तो बस सिंपल सा मेथड था हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन को, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हुए सॉल्व करने का। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलेंगे ऐसी वैल्यूज के साथ, ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें कंडीशन गिवन होगी। कंडीशन कैसी, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि n जो है वो 1 नहीं लेते, वहाँ n की कोई और वैल्यू कंडीशन के हिसाब से हमें फर्स्ट स्टेप में रखनी होगी। ठीक है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम जो आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं डिविजिबल वाले, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।